दिल्ली में बाल कटने की अफवाह का पूरा सच। राजस्थान के नागौर और बीकानेर के बीच एक तहसील है नोखा। 12 और 13 जून की दरमियानी रात नोखा के पास हियादेसर गांव में उमा अपनी बच्ची को लेकर छत पर सोई हुई थी। आधी रात के करीब उमा ने हल्ला मचाना शुरू किया। उनकी बच्ची के चेहरे पर पीला रंग लगा हुआ था। उमा के बाल काट लिए गए थे। उनके शरीर पर त्रिशूल का निशान बन चुका था। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अंत में पुलिस ने इसे असामाजिक तत्वों का काम बताकर मामला खत्म कर दिया। घटना की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस बीच पास के गांवों से ऐसी ही घटनाओं की खबरें आने लगी। धीरे धीरे मामले में नई बातें जुड़ने लगी। मसलन बाल काटने वाला मक्खी बनकर उड़ जाता है। बाहर से ऐसे कोई 50 लोगों का गैंग आया हुआ है या ये एक साधुओं की बड़ी टोली है। ये अलग अलग टीम में बंटकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हर बार पीड़ित द्वारा बाल काटने वाले का जो हुलिया बयान किया जाता वो पिछले ब्यौरे से बहुत अलग होता है। लेकिन पहले सोशल मीडिया और फिर अखबार और टीवी के जरिए ये अफवाह फैलती रही। राजस्थान से निकलकर ये अफवाह हरियाणा के मेवात और झज्जर होते हुए अब दिल्ली के मुहाने पर पहुंच गई है। गुड़गांव में एक रात में 6 मामले दर्ज किए गए। मेवात में 24 घंटे में 16 मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली देहात के छावला में 3 महिलाओं के बाल कटने की खबर 31 जुलाई के अखबारों पर पहले पेज पर थी। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के थाना छावला के अंतर्गत गाँव कांगनहेड़ी में मुनेश, ओमवती और श्रीदेवी नामक 3 महिलाओं की रहस्यमय तरीके से चोटी कट गई। एक ही गाँव में एक साथ ही 3 वारदातों के बाद दिल्ली देहात में दहशत में है। लोग रात भर जागकर अपने घरों की पहरेदारी कर रहे हैं। पुलिस थाने में शैतान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। घरों के बाहर नीम की टहनियां और मेहंदी के निशान बनाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले ने 2001 की गर्मियों की याद ताजा कर दी। मई 2001 गर्मियां अपने उफान पर थी। बिजली विभाग ने कटौती के जरिए इसे और बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गर्मी से परेशान लोग रात को खुले में सोते थे। इसी समय दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक काले रंग के बंदर के देखे जाने की बात सामने आई। 5 फीट के करीब का यह बंदर इंसान की तरह 2 पैरों पर चलता था और लोगों पर हमला करता था। एक सप्ताह के भीतर पूरी दिल्ली एक अनजान काले बंदर के खौफ से लकवे का शिकार हो गई थी। लोगों ने शाम ढले घरों से निकलना बंद कर दिया। एक के बाद एक 350 के करीब मामले दर्ज किए गए। 3 लोग भागने के दौरान छत से गिरकर मर गए। तरह तरह की अफवाह फैलाने लगी। कोई कहता कि बंदर 8 फीट का है, किसी ने उनका आकार 5 फीट बताया। कोई कहता कि बंदर के शरीर पर बल्ब लगे हुए थे। कोई बताता कि वो इतना काला था कि आंखों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। कोई कहता कि वो कई फीट की छलांग लगाकर एक छत से दूसरी छत कूदता हुआ फरार हो गया। किसी के हिसाब से पक्षी बनकर उड़ गया। बंदर की पूंछ के बारे में भी लोगों के बयान अलग अलग थे। ये दिल्ली पुलिस थी जिसके लिए काला बंदर गधे का सींग साबित हो रहा था। तमाम छानबीन के बावजूद कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। करीब 3000 जवानों की टास्क फोर्स गठित की गई। अखबारों में काला बंदर का सुराग देने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की गई। काला बंदर मजे से लोगों पर हमले कर रहा था। हर रात दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन इस किस्म की वारदात पर दर्जनों कॉल आने लगे। यह समझने में देर लग गई कि एक जानवर एक साथ इतने लोगों पर एक साथ हमला नहीं कर सकता। पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब का सहारा लिया। काला बंदर के शिकारों से नए सिरे से पूछताछ शुरू हुई। उनके जख्मों के मुआयने किए गए। इस जांच को अंजाम देने वाले एसके वर्मा को जो नतीजे मिले उसने सबको चौंका दिया। एसके वर्मा कहते हैं, हर जानवर के शरीर की अलग बनावट होती है। मसलन बंदर के दांतों की संरचना हमसे अलग होती है। उसके काटने पर एक तयशुदा निशान शरीर पर बनेंगे। हमने पाया कि लोगों के शरीर पर जो निशान थे वो किसी जानवर के नहीं थे। एक आदमी और था जो अपने तरीके से इस गुत्थी को सुझाने में लगा हुआ था। भारतीय तर्कशास्त्र एसोसिएशन के अध्यक्ष सनल ए डामारकू। वो लगभग 40 शिकारों के पास गए और उनका विस्तृत इंटरव्यू किया। सनल याद करते हैं, हम लोग अपनी पड़ताल के दौरान काले बंदर का शिकार हुए लोगों के पास जाते थे और बंदर के हुलिये से लेकर हमले के तरीके तक हर चीज पर लंबी पूछताछ करते थे। इस दौरान हमें सुधा नाम की एक महिला हुई थी। हमने उससे पूछा कि आपके शरीर पर नाखून के 4 निशान हैं, लेकिन बंदर के हमले में तो 3 खरोंच के निशान होते हैं। पहले तो उसने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हमने उस पर सच बोलने के लिए थोड़ा दबाव बनाया। उसने बाद में बताया कि वो हमले के वक्त बेहोश हो गई थी। जब वो होश में आए उसने अपने हाथ में खाना खाने के लिए काम में लिया जाने वाला कांटा पाया। इस बयान ने हमारे जांच को जरूरी दिशा दी। हमने पाया कि यह 1995 में देवताओं के दूध पीने जैसा ही मास हिस्टीरिया का मामला है। इधर दिल्ली पुलिस ने केस को सुझाने के लिए मनोचिकित्सकों का सहारा लिया। नए सिरे हुई पूछताछ और एसके वर्मा के निष्कर्षों के जरिए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह महज एक अफवाह है। पुलिस के नतीजे अलगे दिन के अखबारों में छपे। अखबारों के जरिए लोगों को बताया गया कि मास हिस्टीरिया किस तरह से काम करता है। इस खबर के छपने के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया।